चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, बताइए जल्दी से। सर स्लेटर रूल कंप्लीट हो गया था। स्लेटर रूल है ना, काफी डिटेल में देखा है और उसकी वीडियोस में डाल चुका हूं। जरा सा भी कोई कंफ्यूजन है दिमाग में, रिवाइज करना है, कुछ है तो आप वहां से एक और बार वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, है ना। बकायदा नाम डाल करके लिखा हुआ है स्लेटर रूल, ठीक। तो स्लेटर रूल है तो स्लेटर रूल है ना। उस वीडियो को आप देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं। हमने स्लेटर रूल पढ़ा जरूर लिया था, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान आता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने नहीं लिखी हुई है ना। और उसके वेरिएशन, कौन कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, ये सब नहीं लिखा हुआ है। इसके पहले एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट लिख लिया है या नहीं लिख लिया है। मुझे जहां तक लग रहा है स्क्रीनिंग लिख लिया है ना। पर स्क्रीनिंग इफेक्ट जहां भी लिखा है यार, वहां एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना था। लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं लिखा हो तो कुछ भी स्पेस क्रिएट करो और वहां पर एक स्टेटमेंट लिख लो। लिख लीजिए, सिंस स्क्रीनिंग इफेक्ट में एक स्टेटमेंट लिखना रह गया है। लिखिए, सिंस the size of 3D and 4F subshell, the size of 3D and 4F subshell are large, that's why their electrons cannot shield nucleus properly. That's why their electrons cannot shield nucleus properly. Cannot shield nucleus properly. This is the reason why. This is the reason why screening effect for 3D and 4F subshell, screening effect for 3D and 4F subshell are minimum. Screening effect for 3D and 4F subshell are minimum. ये कंसेप्ट बड़ा हेल्प करेगा आपको सब्जेक्ट में जब आप अंदर पहुंचेंगे, इवन 12th क्लास में भी। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट आपको बहुत सारे मार्क्स दिलवा सकता है ना। तो इसे संभाल के रखिएगा। जाने कैसे मिस हो गया उस दिन, शायद हम स्लेटर रूल के चक्कर में पड़े हुए थे, इसलिए हम ठीक से नहीं लिख पाए होंगे इस बात को। तो 3D और 4F सबशेल के स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी नहीं आ पाती कि वो न्यूक्लियस को अच्छे से ढक सके। इज इट क्लियर? ठीक है ना। चलो हेडिंग डालिए जरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक डाउट है, बोलिए। यस सर। सर ये जो 3D और 4S सबशेल के पीछे होंगे सर, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा ना सर? क्योंकि सर मतलब उनको कुल मिला के आप ऐसा ध्यान रखिए, डी और एफ सबशेल के स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस होते हैं, सिर्फ डी और एफ। इसलिए जब आप स्लेटर रूल कर रहे थे उस समय भी ध्यान करो, हम डी को अलग कर देते थे, है ना। यस सर। ठीक है, जैसे 3s 3p 3d करते थे तो d को हम अलग करके लिख लेते थे और 3s 3p को एक साथ लिखते थे। ये है वहां पर, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए दो डेफिनेशन मैं यहां पे बताऊंगा इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। पहली वो सिंपल सी डेफिनेशन रहेगी जिसे हम कामचलाऊ डेफिनेशन बोलते हैं, ठीक। कामचलाऊ डेफिनेशन से मतलब ये रहेगा कि बार बार इतनी बड़ी डेफिनेशन, इतना बड़ा कंसेप्ट हम लगा नहीं पाएंगे, हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा, मैं एक्चुअल डेफिनेशन तो आपको लिखवाऊंगा, लेकिन जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा, आपको मालूम है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। तो उस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे जितना एक्चुअल न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगना चाहिए था उतना नहीं लग पा रहा है, उससे कम लग रहा है। तो कितना कम हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है ना। ये एक्चुअल डेफिनेशन है। लेकिन
जब हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के कंसेप्ट समझेंगे, आगे बहुत बड़ी यूनिट पड़ी हुई है केमिकल बॉन्डिंग, तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सिर्फ इतना सोचा करेंगे, क्या, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स, खत्म बात। समझ गए बात को? बस ऐसा ही सोच करके हम अपना काम चला लिया करेंगे। एक्चुअल बात क्या होती है वो हमें बैकग्राउंड में कहीं मालूम है। ओके, ठीक, लिखिए, हेडिंग लगी हुई है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लिखिए, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस on valency electron, the attraction force of nucleus on valency electrons present at a particular distance, present at a particular distance is known as effective nuclear charge, is known as effective nuclear charge। ठीक है, और करके एरो का साइन बना के लिखिए, और करके एरो का साइन बना के लिखिए, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, in multi-electron atoms, the valency electron attracted by nucleus, in multi-electron atoms, the valency electron attracted by nucleus and repel by inner electrons also, and repel by inner electrons also, that's why these valency electrons experiences less attraction compared to actual attraction of nucleus, experiences less attraction compared to actual attraction of nucleus. This reduced nuclear attraction, is known as effective nuclear charge. This reduced nuclear attraction is known as effective nuclear charge and measured by Slater rule. हम ऑलरेडी 1-1.5 घंटा दे चुके हैं स्लेटर रूल पे, इसलिए अब उसकी दोबारा बात नहीं करेंगे। ठीक, सीधे फार्मूला लिख करके आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, Z effective equal to Z minus sigma, Z effective equal to Z minus sigma। ओके, आगे बढ़िए, एरो का साइन बना करके लिखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC लिख सकते हो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में, बार बार इतना लंबा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है।
effective nuclear charge depends on following two factors. Effective nuclear charge depends on following two factors. चलिए बोर्ड पे देखिए कौन कौन से दो फैक्टर हैं. फर्स्ट फैक्टर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां से बीच में आ गया? जिनने पढ़े हुए हैं क्वांटम नंबर बड़ी खुशी की बात है, जिनने नहीं पढ़े हुए हैं तो सुन लीजिए जरा ध्यान से. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली बता क्या रहा है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है नंबर ऑफ शेल. किसको बता रहा है? नंबर ऑफ शेल को बता रहा है ना? सोच के देखिए, यदि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते चले जाएं, तो नंबर ऑफ शेल यदि इंक्रीज होते चले जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी. और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की यदि न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाएगी तो उस पर न्यूक्लियर एट्रैक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, है ना? तो उसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होता चला जाएगा. और न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक. तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा मतलब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा. आई बात समझ में? ठीक. तो पहला कंसेप्ट मुझे लग रहा है लगभग सभी को क्लियर है. सेकंड कंसेप्ट ध्यान से सुनिए. सेकंड कंसेप्ट होता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट. बहुत ही सिंपल तरीके से अब तो आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं. स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या? स्क्रीनिंग इफेक्ट है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक. तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंदर वाला जितना ज्यादा डेंस होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? रिपल्शन फोर्स लगेगा. ठीक. और ज्यादा से ज्यादा यदि रिपल्शन फोर्स लगेगा तो नेचुरल सी बात है कि न्यूक्लियर का अट्रैक्शन उसके ऊपर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. और इस न्यूक्लियर के अट्रैक्शन को ही तो हम क्या कह रहे हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. ठीक. मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट. इज इट क्लियर? बिल्कुल गहराई तक बिठा लेना दिमाग में इस बात को. ठीक. कि जितना डेंस क्लाउड होगा, बाहर जो इलेक्ट्रॉन छूट गए हैं, न्यूक्लियस चाह के भी उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स मारेंगे. इसलिए क्या होता चला जाएगा? वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है. तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. चलिए फर्स्ट हेडिंग आइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखिए. एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज, as principal quantum number increase, number of shell also increase. As principal quantum number increase, number of shell also increase. So valency electron go away from the nucleus. Valency electron go away from the nucleus. As a result, nuclear attraction on these electrons decrease. Nuclear attraction on these electrons decrease means ENC decrease, means ENC decrease.
ENC डिक्रीज, ठीक है। सेकंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखिए, more the value of screening effect, more the value of screening effect means more the density of electron cloud, more the density of electron cloud, more will be repulsion on valency electron, more will be repulsion on valency electron, and less will be nuclear attraction, less will be nuclear attraction, means effective nuclear charge decrease, effective nuclear charge decrease with increase in screening effect, with increase in screening effect. Please note down, ENC proportional to 1 upon screening effect. ENC proportional to 1 upon screening effect, ठीक है। चलिए फिर हेडिंग लिए, वेरिएशन ऑफ ENC, वेरिएशन ऑफ ENC। अब ये वेरिएशन का मतलब क्या है या पीरियोडिसिटी इसकी हमको बताना है। कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ेंगे उसका पूरा डिटेल देख लेंगे, फैक्टर्स देख लेंगे, कौन कौन से फैक्टर उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, क्या करते हैं, और उसके बाद उसकी पीरियोडिसिटी और उसका वेरिएशन जरूर से लिखेंगे, है ना। और सिर्फ लिखेंगे नहीं, उसको बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर करके रखना, क्योंकि यदि ये बातें आपको नहीं आती हैं तो आगे की यूनिट में आप फंस जाओगे, कंफर्म फंसोगे, है ना। फिर सिर्फ घोंटा मार के बढ़ जाओ आगे तो बढ़ जाओ, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए कृपया करके इन चारों पांचों पीरियोडिक प्रॉपर्टी को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखें दिमाग के अंदर। वेरिएशन से मतलब क्या है? वेरिएशन से मतलब है लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, ठीक है। वेरिएशन से यहां मतलब क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं किसी भी पीरियड में, मान लीजिए हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, लीवी बकनो फनी से हम लोग उसे याद करते हैं, तो यहाँ पर लिथियम है, ठीक, कहीं बीच में मान लीजिए नाइट्रोजन है और लास्ट में जाकर के कौन है, नियॉन है, क्लियर। ये सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है कि ईच पीरियड रिप्रेजेंट अ डेफिनेट शेल, ये आपके पास लिखा होना चाहिए कि ईच पीरियड रिप्रेजेंट अ डेफिनेट शेल, मतलब एलिमेंट जिस पीरियड में हैं उनके इलेक्ट्रॉन बस उतनी ही शेल तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन 2 शेल तक ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, बस इसके आगे नहीं जा सकते हैं, है ना, ठीक। तो हमारे पास क्या है, यहां पर न्यूक्लियस है और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है इसमें। अब सोचिए जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है,
एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक। और मैं आपको लास्ट क्लास में भी ये बात बोल चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं खींच रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ठीक। तो सोच के देखिए, इसको आप ऐसा इमेजिन करिए जिससे हमेशा के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि यहां पर आयरन पाउडर बिखरा हुआ है, ये आयरन पाउडर है, ठीक है। ये आयरन पाउडर इतनी डिस्टेंस तक बिखरा हुआ है ना, इतनी डिस्टेंस तक आयरन पाउडर बिखरा हुआ है और हम अंदर क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले 3 मैग्नेट रखी हुई है, अब नंबर ऑफ मैग्नेट 4 कर दी, फिर नंबर ऑफ मैग्नेट 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैग्नेट हम इंक्रीज करते चले जा रहे हैं और यहां पर ये आयरन पाउडर बस इतनी दूरी तक बिखरा हुआ है। सोच के बताइए, इस आयरन पाउडर के ऊपर मैग्नेट का अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, नेचुरल सी बात है, ठीक। तो आयरन पाउडर के ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन या मैग्नेट का अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा और इस अट्रैक्शन को ही तो हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कितनी सिंपल सी बात है, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, इंक्रीज। और ये बात आपकी कॉपी में पहले से लिखी हुई है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा हुआ है लेकिन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मैं पहले ही पढ़ा देता हूं ये सब चीजें। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, 18 पॉइंट लिखवा के रखे हुए हैं कि लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाते हैं तो क्या क्या होता है, और उसमें हमेशा दूसरे नंबर पे मैं पॉइंट लिखवाता हूं। नींद से भी उठाओगे तो मैं दूसरे नंबर पे वो पॉइंट लिखवाऊंगा। पहले नंबर पे लिखवाया होगा नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कांस्टेंट, और सेकंड नंबर पे लिखवाता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। क्यों लिखवाता हूं? इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि बाकी की जो चारों प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती हैं। आई बात समझ में? इसीलिए इतना इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, इसलिए इसको इतना टाइम दे रहे हैं हम लोग। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इज इट क्लियर? अब टॉप टू बॉटम मूव करें तो टॉप टू बॉटम आप जब जाते हैं, किसी भी ग्रुप में आप गए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब आप टॉप टू बॉटम जब किसी भी ग्रुप में जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर तो भरपूर इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल भी तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अंदर मैग्नेट आप भले ही कितनी भी बढ़ाते चले जाओ, है ना, लेकिन आयरन पाउडर की डिस्टेंस भी तो बढ़ती जा रही है कि नहीं? तो आयरन पाउडर की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मतलब नेचुरल सी बात है, उस मैग्नेट का अट्रैक्शन क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज। इसीलिए हम लिखते हैं कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? लिखो। क्या लिखा हमने, वेरिएशन ऑफ ईएनसी, इसमें ए पॉइंट लिखे। ऑन मूविंग left to right in a period, on moving left to right in a period, number of shell remains constant, number of shell remains constant, but atomic number increase, continuous increase लिख दो, but atomic number continuous increase, atomic number continuous increase, as a result attraction force of nucleus on electrons, attraction force of nucleus on electrons increase means ENC increase, means ENC
increase. Okay, B point लिखिए. On moving top to bottom in a group, on moving top to bottom in a group, atomic number increase, atomic number increase, but number of shell also increase, but number of shell also increase. So valency electron go away from the nucleus. Valency electron go away from the nucleus. As a result, nuclear attraction decrease. Nuclear attraction decrease means ENC decrease. ENC decrease. आया मजा? ठीक? इसको ऐसा भी बनाओ कॉपी में. यहां ENC लिखो, इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब है टॉप टू बॉटम. जी, तो नोट्स बहुत परफेक्ट होने चाहिए हमारे पास भाई. इतने परफेक्ट होने चाहिए कि हमें बार बार किसी बुक को उठाने की जरूरत भी नहीं पड़े, और ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि लगा कि पूरा का पूरा बुक ही छाप दी हमने कोई सा भी पब्लिकेशन उठा करके, है ना. आप देख रहे होंगे इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिख लेते हैं. ठीक, साइंस आपको यही बोलता है. नई एजुकेशन पॉलिसी भी देख लीजिए, आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करते आना चाहिए, अपनी लैंग्वेज में करो, है ना. ING, ED और दिस बट ये सब लगाने की जरूरत नहीं है. वो इंग्लिश चेक करने नहीं बैठे हैं आपके. ये इंग्लिश का पेपर नहीं हो रहा है, साइंस का पेपर हो रहा है. यदि आपके स्टेटमेंट से वो बात निकल के आ रही है ना, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ये बात ध्यान रखना, ठीक है. तो ऐसे ही नोट्स बनाने चाहिए, ना कोई बुक छाप रहे हैं हम लोग पूरी. हम चीजों को समझ रहे हैं और अपनी लैंग्वेज में उसको लिख डाल रहे हैं. ठीक है, चलिए हेडिंग डाली जरा फटाफट. एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस. चलिए पहले एक बार में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, फिर बैठ करके हम लोग इसके नोट्स बनाएंगे, है ना. सुनिए ध्यान से. बोलते जरूर है एटॉमिक रेडियस, लेकिन यहां पे आपको 4 बातें पढ़नी है. एक आपको पढ़ना है कोवेलेंट रेडियस, सेकंड आपको पढ़ना है वंडरवॉल रेडियस, थर्ड यहां पर हमको डिस्कस करना है आयोनिक रेडियस, और फोर्थ आने वाला है मेटेलिक रेडियस, है ना. तो 4 चीजें आने वाली हैं, पर पहले बेसिक सीखें. अभी मैं किसी को बता रहा था, आप लोगों को भी वही बात बताता हूं कि 1 मिनट रुको यार, पानी पी लूं जरा 2 घूंट, है ना, फिर डिस्कस करते हैं. 1 मिनट होल्ड करना. यस सर. हाँ जी, तो अभी हमारी बातें चल रही थी कहीं किसी बैच के अंदर कि बोहर मॉडल में 50 लिमिटेशंस हों, 50 कमियां हों, लेकिन फिर भी उसको एक स्टैंडर्ड मॉडल माना जाता है केमिस्ट्री के लिए.
जो भी कंसेप्ट की हम बात करते हैं, जो भी रूल्स आते हैं, कहीं ना कहीं उस मॉडल को दिमाग में रखकर ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो बोहर कहा करता था सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। सोमरफील्ड ने क्या करा, उससे क्या हुआ, वो आपको कोई लेना देना नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं बस उस डायरेक्शन में सोचिए। तो उन्होंने कहा सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस है, और यदि सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस है तो कोई भी एटम को मैं हाइपोथेटिकली ऐसा मान सकता हूं, सर्कुलर स्ट्रक्चर मान सकता हूं। और यदि ऐसा है और मुझे रेडियस निकालना है तो मैं क्या कहूंगा कि जहां पर भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, रेडियस निकालना है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो जहां कहीं भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उससे न्यूक्लियस तक की क्या करिए आप, डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, distance between center of nucleus and valency electron is known as what, atomic radius। और लास्ट क्लास जब थी हमारी, है ना, मतलब लास्ट यूनिट जब हम लोग पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें बकायदा मैंने डेरिवेशन करवाया। डेरिवेशन के साथ हम लोगों ने फार्मूला निकाला, ये R इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। 8 10 न्यूमेरिकल करे थे हम लोगों ने, रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, इन सब के ऊपर, है ना। तो ये ऐसे ही मेजर किया जाता है, ऐसे ही मेजर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम केमिस्ट्री के कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, अभी आप 11th में 12th में पहुंचोगे तो आपको 5-5 यूनिट पढ़नी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना। और उसमें कोई से भी ग्रुप की स्टडी करोगे आप या फिर किसी भी चीज को पढ़ोगे, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, तो उन सभी के अंदर क्या आया करेगी, एटॉमिक रेडियस आएगी और बार बार आएगी। तो जैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सोचने लगे हैं, आप क्या सोचने लगे हैं, बस इतना सा, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे ही एटॉमिक रेडियस को हम बस इतना ही सोचेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हालांकि हम जानते हैं कि ये डेफिनेशन पूरी तरह सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, अभी मैं पॉइंट बता रहा था, कुछ बच्चों ने सुने हुए हैं, बाकी लोग भी सुन लीजिए। ये पूरी तरह सही क्यों नहीं है डेफिनेशन। पहली बात, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन एटम। आप एटम को अलग निकालोगे कैसे, है ना, किसी भी एटम को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात तो ये होगी कि जब एटम को आइसोलेट करना ही पॉसिबल नहीं है तो ये मेजरमेंट करोगे कैसे। दूसरी बात, यदि आपने किसी मेथड से आइसोलेट कर भी लिया, है ना, यदि किसी मेथड से हमने आइसोलेट कर भी लिया तो एटम को इतने बड़े बड़े थोड़ी ना होते हैं कि हमने लगाया उनके अंदर स्केल और स्केल लगा करके इसको मेजरमेंट कर लिया, ये देखो इतना बड़ा आ गया, ऐसे निकाल सकते हैं क्या, नहीं। एटम इज टू स्मॉल टू बी मेजर, मेजरमेंट करने के लिए ये कैसा है, बहुत बहुत छोटा है, इसलिए आप इस प्रकार से उसको नहीं निकाल सकते। तीसरी बात, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट फिक्स। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस से मतलब क्या है कि अभी इलेक्ट्रॉन यहां पर है, आप जब तक मेजरमेंट कर रहे हैं वो निकल करके आगे बढ़ लिया। समझ रहे बात को। दूसरी बात, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने ना कि ऐसी कोई एक लाइन खींची नहीं है कि उस लाइन के ऊपर ही घूमता रहता है ना। एक पूरा प्रोबेबिलिटी जोन है, शेल इतनी बड़ी है तो शेल इतनी बड़ी है तो इस शेल में वो इस प्रकार से कहीं भी मूव कर सकता है। समझ रहे बात को, ये इतनी प्रोबेबिलिटी बनती है उसकी। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है। और फोर्थ पॉइंट तो किसी ने पूछा भी था और मैंने बकायदा उसको एक्सप्लेन करके भी बताया कि दिस डिस्टेंस मे वेरी और चेंज इन डिफरेंट बॉन्डिंग स्टेट। अलग अलग बॉन्डिंग स्टेट में ये डिस्टेंस क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है अलग अलग बॉन्डिंग स्टेट में ये डिस्टेंस, ठीक, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, उसी एग्जांपल से कर देता हूं, सब लोग फिर से सुन लीजिए। मान लीजिए हम ऑक्सीजन की ही बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं और 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब अभी तक हम क्या सोचा करते हैं, हम सोचा करते हैं कि बस ऑक्सीजन ही तो है यार, कितनी सड़ी सी बात है कि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको उसका न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है।
पर जब एटम आइसोलेट ही नहीं हो सकता है तो क्या ये कंसेप्ट पूरी तरह सही होगा? नहीं। एक सिंगल एटम तो एग्जिस्ट करता नहीं है। यहां पे हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है, हम सांस ले रहे हैं बैठे बैठे, तो सांस ले रहे हैं तो सांस में आप ऑक्सीजन एटम को नहीं खींच रहे हैं, ठीक? ओ नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है? O2 आ रहा है। ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल। नेचुरल सी बात है ना कि ऑक्सीजन दूसरे से भी तो जुड़ा हुआ है। तो जब अट्रैक्शन की बात करते हो तो सिर्फ खुद का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता, आप किससे जुड़े हुए हो उसका न्यूक्लियस भी इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, तभी तो बॉन्डिंग होती है। समझ गए? किसी भी बॉन्डिंग के पीछे रीजन ये बेसिक यही रहता है कि अब आपका खुद का न्यूक्लियस आपके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है, अब दो न्यूक्लियस मिलकर उन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है, जब दो जगह से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनकी पोजीशन में चेंज आएगा। समझ गए बात को? तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हम लिखेंगे, इसी को अप्लाई करेंगे। जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब तक अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है ना? इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं या बहुत सारी गलतियां हैं इसमें। कोई बात नहीं, हमारे केमिस्ट्री के कंसेप्ट उससे सही होते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भैया जब ऐसे नहीं करोगे तो कैसे करोगे, है ना? तो यहां पे दो तरीके बताए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला तरीका होता है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कैसे मेजर की जाती है, कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखें। हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, है ना? मोर देन वन यदि एटम रहते हैं तो मैं उसको मॉलिक्यूल बोलता हूं, सिंगल रहते हैं तो मैं उसको एटम बोलता हूं, है ना? तो यहाँ H2 है, H2 है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ टू एटम, दो एटम से मिलकर के बना हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक? एंड बोथ एटम बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ध्यान रखना। बॉन्ड वहां कोई सा भी हो सकता था, लेकिन हम कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड तीन टाइप के हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है? सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल कोवेलेंट भी होता है, ट्रिपल कोवेलेंट भी होता है। लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए हम एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही लेते हैं, ठीक है? तो टू एटम्स हैं, लेट दीज आर टू एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों आपस में क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हैं। अब इन दोनों एटम के न्यूक्लियस, ये दो एटम्स हैं, यहां ये दोनों एटम के न्यूक्लियस हैं, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और उसका हाफ, इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। पूरा डेफिनेशन बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस between nucleus of two similar atom bonded by single covalent bond is known as what? Covalent radius. तो ऐसा नहीं है कि डिसिमिलर एटम हो तो फिर उनके बीच की ये डिस्टेंस जो है इसका हाफ कोवेलेंट नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर ये कोवेलेंट रेडियस नहीं कहलाएगा, सब कहलाएंगे। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हमने बोला है कि सिमिलर एटम है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हैं, तो उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और उसका हाफ क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियस। कितना आसान है, आ रही बात समझ में? ठीक। मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, काय में मेजर करोगे? एंगस्ट्रॉम में, बाद में लिख दूंगा उसको, वो मालूम पड़ेगा आपको, ठीक है? नाउ सेकंड इज वंडरवॉल रेडियस। इसे अच्छे से समझिए। वंडरवॉल बॉन्ड कहां पे वर्क करते हैं? वंडरवॉल बॉन्ड वर्क करते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कहां पे वर्क करते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करते हैं, ठीक? अब मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, मैं H2 के एग्जांपल से ही समझू। मेरे पास दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब पहला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मान लीजिए ये रहा,
ये है ना, ठीक, ये H2 है फर्स्ट, ओके। और एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है मेरे पास, मान लीजिए यहां पर है, हो गया। अब ये दो मॉलिक्यूल है, यस सर, ठीक है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के जो एडजेसेंट एटम्स हैं या नियरेस्ट एटम्स हैं, है ना, ये और ये, ठीक, ये इन दोनों मॉलिक्यूल्स के क्या हैं, नियरेस्ट एटम है। ये एटम इस मॉलिक्यूल का है, वो एटम उस मॉलिक्यूल का है, ठीक। तो दो मॉलिक्यूल के जो नियरेस्ट या एडजेसेंट एटम्स होते हैं, उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस उन दोनों एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और उसका हाफ, ये क्या कहलाता है, वांडर वॉल रेडियस कहलाता है। कैसी मजेदार बात है, ठीक। ये एक H2 है ना, और ये एक H2 है, ठीक। तो दो मॉलिक्यूल्स हैं, उन दो मॉलिक्यूल्स के जो एडजेसेंट एटम्स हैं या नियरेस्ट एटम्स हैं, उन नियरेस्ट एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस और उसका हाफ, इसे क्या कहा जाता है, वांडर वॉल रेडियस कहा जाता है। आल्सो मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, इसे भी एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। अब एक चीज डायग्राम से देख के बता दीजिए या फिर कंसेप्ट भी सुन लीजिए। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, यानी कहीं H2 बना हुआ है तो H2 से यदि H करना है आपको तो 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझ रहे हैं, बहुत हाई। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता है, ठीक। तो कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कोई भी चीज स्ट्रांग यदि है तो नेचुरल सी बात है कि फिर उसमें एटम क्या होंगे, क्लोज होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे, है ना। लेकिन वंडर वॉल बॉन्ड्स जो होते हैं ये वीक होते हैं। वंडर वॉल बॉन्ड्स जो है ये मॉलिक्यूलर फोर्स है और ये बहुत वीक फोर्स होते हैं। तो जब ये वीक फोर्स है या वीक बॉन्ड है तो नेचुरल सी बात है कि मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो उनके जो एडजेसेंट एटम्स हैं वो भी थोड़े दूर दूर रहेंगे कंपेयर टू दीज टू एटम्स, है ना। तो बताइए कौन बड़ी होगी, वंडर वॉल रेडियस बड़ी होगी या कोवेलेंट? वंडर वॉल रेडियस ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। ये बात आप लोग को याद रखना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस पर इफेक्ट डालते हैं, और फिर फैक्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे इसका वेरिएशन, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, और फिर हम डिस्कस करेंगे आयोनिक रेडियस, है ना। तो अभी चलता ही रहेगा और फिर मैं आपको इसके ढेर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। बड़ा मजा आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करिए। पहले इतना नोट्स बना लेंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। लिखो। हाँ जी बोलिए। सर जो मतलब कोवेलेंट रेडियस है सर, ये ज्यादा नियर होगा ना सर, मतलब एक्चुअल रेडियस के, मतलब हाइपोथेटिकल रेडियस के सर एक्चुअल नियर होगा ना सर? हाँ, हाइपोथेटिकल रेडियस तो ये है ना बेटा, सर इसके ज्यादा नियर होगा ना सर? नहीं, इस नियर से मतलब क्या, छोटा या बड़ा? सर एकदम मतलब बराबर होगा ना सर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा ना सर? हाँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, है ना। सिमिलर एटम है तो, डिसिमिलर एटम है, चलो सुनो सब लोग सुनो, इनका क्वेश्चन और उसका आंसर भी सुनो। सिमिलर एटम है तो ये और ये दोनों लगभग लगभग सेम आ जाएंगे, पर डिसिमिलर एटम होंगे तो क्या होगा, यदि डिसिमिलर एटम होंगे तो नेचुरल सी बात है कि एक स्ट्रांग होगा दूसरा वीक होगा, है। तो स्ट्रांग वाला क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। स्ट्रांग वाला क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, उसका साइज कैसा हो जाएगा, छोटा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। चलो लिखो जरा, हेडिंग डालिए एटॉमिक रेडियस, लिखे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, distance between center of nucleus
and valency electron, distance between center of nucleus and valency electron in atom is known as atomic radius, is known as atomic radius. ठीक है, एरो बना के लिख लीजिए. एंड अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल can be measured by following relation. ये रहा R equal to n square h square upon 4 pi square mz square. ठीक है, can be measured by following relation. Okay, ठीक है, एरो का साइन बना के लिखिए. बट द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस by this definition is not possible because first point, it is not possible to isolate an atom. It is not possible to isolate an atom. ठीक है. Second, atom is too small to be measured. Atom is too small to be measured. Third, position of electron around the nucleus. Is not fixed. Fourth, the distance of electron may vary या change. The distance of electron may vary in different bonding conditions. ठीक है, एरो का साइन बना के लिखिए. The distance of electron may vary या may change in different bonding conditions. ठीक है, Yes, sir. एरो बना के लिखे. ये फार्मूला लिख लिया था ना वहां पे, R equal to n square h square वाला. Yes, sir. ठीक. Yes. एरो बना के लिखे. That's why atomic radius measured by following two methods. First, निकालिए कोवेलेंट रेडियस लिखिए. इसमें half of the distance between
between nucleus of half of the distance between nucleus of two similar atoms bonded by single covalent bond is known as क्या? सर bonded by single covalent bond is known as covalent radius ठीक है। एरो बना के लिखिए measured in angstrom और उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है ना। चलिए ये वाला डायग्राम बना लीजिए, ऐसा H2 HH और ये यस हुआ। यस सर। हेडिंग डालिए वंडरवॉल रेडियस, स्पेलिंग यहां देख लेना, वंडरवॉल रेडियस, ठीक है। लिखो वंडरवॉल फोर्सेस आर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, van der Waal forces are molecular forces. Van der Waal forces are molecular forces. ठीक, फिर वापस से एरो का साइन बना के लिखिए half of the distance between nucleus of half of the distance between nucleus of two adjacent atoms, adjacent को आप nearest भी लिख सकते हैं, adjacent और nearest atoms of two molecules bonded by van der Waal bonds, is known as van der Waal radius, ये लिखिए H2 और ये वाला डायग्राम बनाइए फटाफट, H2 लिखिए और ये वाला डायग्राम बनाइए। हो गया? यस सर। एरो बना के लिख दीजिए इट इज आल्सो मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, it is also measured in
एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। सेकेंड मतलब एरो का साइन बना के लिखिए, सिंस वंडरवॉल फोर्सेस आर वीक फोर्सेस, since van der Waals forces are weak forces, this is the reason why van der Waals radius is always greater than van der Waals radius is always greater than क्या? कोवेलेंट रेडियस। van der Waals radius is always greater than कोवेलेंट रेडियस। ओके चलिए, van der Waals radius always greater than कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, हेडिंग आ लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस जी। अब एटॉमिक रेडियस पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डाला करते हैं, है ना? तो सीधी सी बात है, फर्स्ट कंसेप्ट हम बात करते हैं ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, सोच करके देखें, है ना? और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपसे तुरंत आंसर बन जाना चाहिए था कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो नेचुरल सी बात है इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, और पास आएगा यानी डिस्टेंस कम होगी, यानी रेडियस क्या होती जाएगी? डिक्रीज। ठीक, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ईएनसी एंड रेडियस? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यदि ईएनसी इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक, सेकेंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना? तो नेचुरल सी बात है, यदि इनर इलेक्ट्रॉन मतलब अंदर, यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यदि बहुत ज्यादा डेंस है, दूर हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, और न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा तो वहां पर रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंग बात निकल करके आई, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। इज इट क्लियर? एंड थर्ड इज अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब नंबर ऑफ शेप। यस सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस सर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है ना? तो रेडियस डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगा मैं, ठीक, डायरेक्टली इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने अभी फार्मूला देखा R इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना? तो बाद में लड़ाई हो जाएगी कि वो तो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होना चाहिए, आपने तो प्रोपोर्शनल टू एन लिख दिया। तो यहां मैं कोई साइन आइन बना करके नहीं लिखूंगा, नहीं तो बाद में झगड़े का कारण बन जाएगा कि फार्मूले में तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर था, तो यहाँ प्रोपोर्शनल टू एन कैसे लिख दिया, है ना? तो इसलिए प्रोपोर्शन अपोर्शन मत बोलो, बस इतना बोलो कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, रेडियस होगा। ठीक है, तो कितने फैक्टर इफेक्ट डाल रहे हैं इसके ऊपर? 3 फैक्टर। ठीक है, चलिए लिखिए। फर्स्ट फैक्टर हेडिंग आ लिए ईएनसी। ईएनसी लिखिए, विथ इंक्रीजिंग ईएनसी the attraction force on valence electron increase. The attraction force on valence electron increase, and electron comes
close to the nucleus and electron comes close to the nucleus means radius decrease. Decrease. रेडियस डिक्रीज। ठीक है, आप चाहें तो सीधे लिख सकते हैं रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनसी, या फिर डायग्राम के साथ लिख सकते हैं, जैसा आपको करना हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो डायग्राम के साथ लिख लीजिए या सीधे लिख लीजिए। सेकेंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट लिखे, विथ इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, with increase in screening effect, repulsion on valency electron increase, the repulsion on valency electron increase, so electron go away from the nucleus, so electron go with increase in screening effect, repulsion on valency electron increase, so electron go away from the nucleus and radius increase, and radius increase। ध्यान रखना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, वेट डायग्राम करना हो तो डायग्राम, या सीधे लिख करके बॉक्स बना लेना है। ठीक है, रेडियस प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, थर्ड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखे, विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, with increase in principal quantum number, number of shell increase, number of shell increase, that's why Radius increase. that's why the radius also increase, that's why radius also increase। okay, अच्छा है, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ो पुत्रवत। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, समझ गए? वेरिएशन यानी पीरियोडिसिटी बताना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे क्या होने वाला है, टॉप टू बॉटम जाएंगे क्या होने वाला है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, ए पॉइंट लिखिए। फर्स्ट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving left to right in a period, number of shell remains constant, number of shell remains constant, and ENC increase, and ENC increase। एक बार रिपीट कर देंगे। On moving left to right in a period, number of shell remains constant and ENC increase, that's why radius decrease, that's why radius decrease। ठीक है, बी पॉइंट लिखिए। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, on moving top to bottom in a group, ENC decrease, and radius increase, and
and number of shell increase, and number of shell increase. That's why radius increase. That's why radius increase. अब इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता भाई, हर बात बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है कॉपी के अंदर, एक एक बार पढ़ेंगे हमेशा के लिए याद हो जाएगी, फट से नोट करो, इसलिए डायग्राम बना बना के बताओ। चलिए सेकंड वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। On moving top to bottom in a group, E and C decrease, number of shell increase, that's why radius increase. इंक्रीज। Hmm. तो इनकी हेडिंग क्या थी? Heading the variation of atomic radius. यस सर। चलिए हो गया, अब क्वेश्चन करते हैं। Yes, sir. क्वेश्चन करते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। हमने लिखा अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1, हमने लिखा अभी अभी कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, है ना। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हैं तो रेडियस डिक्रीज हो रही है। रेडियस क्या हो रही है? डिक्रीज यदि हो रही है तो लास्ट में आती है इनर्ट गैस, आती है, और यहां पर होते हैं कौन? हेलोजन, ठीक है। तो यदि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है तो नियॉन की रेडियस फ्लोरीन से कैसी होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। नियॉन की रेडियस फ्लोरीन से कैसी होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। भाई कंसेप्ट तो यही, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करेगा तो पता पड़ा कि ये बात गलत है, और नियॉन की गैस बड़ी होती है, ठीक है, नियॉन या इनर्ट गैस जो हैं इनकी रेडियस हेलोजन के कंपेयर में बड़ी होती है। अब सवाल उठ गया बैठे बैठे एकदम से, ठीक, कि ऐसा क्या हो गया भैया कि इनर्ट गैस की रेडियस बड़ी हो गई। मैंने क्या बोला कि केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरी पड़ी है ना। सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है, मतलब चमत्कार को नमस्कार है, कुछ तो भी होता रहता है। तो यहां पे भी देखो एक चमत्कार हो गया कि नियॉन की कम होनी चाहिए या इनर्ट गैस की कम होनी चाहिए, लेकिन इनर्ट गैस की क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। क्या रीजन है? जरा ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। सभी लोग क्लास में हैं पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से, इसलिए अच्छे से सुन सकते हैं। क्या कि जब हम हेलोजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हेलोजन की बात करते हैं, तो हेलोजन में हम मेजर करते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्यों? हेलोजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, F2Cl2 Br2I2, तो दो हेलोजन आपस में कैसे जुड़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे, जुड़ेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, है ना। लेकिन जब आप इनर्ट गैस की बात करते हैं तो इनर्ट गैस का तो नाम ही इनर्ट है, मतलब Ni2 नहीं होता, ध्यान रखना। दो नियॉन एटम आपस में अटैच नहीं हो सकते या दो आर्गन आपस में अटैच नहीं हो सकते। और जब ऐसा नहीं हो सकता है इनर्ट गैस में, तो हम इसमें मेजर करते हैं वंडर वॉल रेडियस, ठीक है। और अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, मैंने आपको लिखवाया है वंडर वॉल रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। This is the reason why size of inert gases are greater than halogen. कुछ घुसा दिमाग के अंदर, समझ में आई बात है? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखें। रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेस, radius of inert gases are found to be greater than halogen Y, are found to be greater than halogen Y, ठीक है जी। क्या गड़बड़ हुई? तो इसको लैंग्वेज में लिखवाऊं या इससे समझ में आ रहा है सब कुछ? देखो, अरे जल्दी बोलो यस और नो। ऐसा लिख के समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो चलो लिख लो, ऐसा कैसा लिख लो, इनर्ट गैस वैन डर वाल रेडियस, कोवेलेंट रेडियस हैलोजन। ठीक है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए, राइट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन सेकंड पीरियड, राइट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन सेकंड पीरियड। सुनो ना, अब सेकंड पीरियड हमारे पास है, सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, लीबी बकनोव फनी, ठीक, बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, है ना। और ले लो साइंस, साइंस लूंगा, लो साइंस लो, तो लीबी बकनोव फनी, अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है तो ऑर्डर ऐसा आना चाहिए, है ना। लेकिन पता पड़ चुका है, ठीक, पता पड़ चुका है कि इनर्ट गैस की ग्रेटर होती है तो ऐसा आना चाहिए, सही है। अभी भी गलत, अब बीपी ऊपर नीचे होने लगा कि अरे यार क्या मस्ती चल रही है, अब काय को गलत हो गया, पढ़ तो लिया कि इनर्ट गैस की ज्यादा होती, फिर क्या गड़बड़ है, बता रहे ना, रुको तो बता रहे। कोई छूट तो नहीं गया, हाँ, कमाल हो गया, कमाल हो गया है। ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा हो गई, फिर फ्लोरीन की कम हुई और फिर नियॉन की ज्यादा हो गई। मतलब यदि हमें, ठीक, थोड़ा ऊपर लेवल पे चले गए भैया आप, है ना, 11th में कुछ नहीं आना, 11th के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, वो ये रहा, ठीक। यदि आप अपने स्कूल एग्जाम की बात कर रहे हैं तो स्कूल एग्जाम के अंदर सिर्फ एक ये क्वेश्चन है और हो गया, बस। अब हम ऊपर और बहुत ऊपर चले गए एकदम से, कंसेप्ट को पकड़ करके ऐसे उड़ करके झाड़ू पे बैठ के, है ना। तो क्या हुआ है कि इन चारों एलिमेंट की रेडियस के बारे में पूछा जाता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन की रेडियस का करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो इन चारों की रेडियस का यदि करेक्ट ऑर्डर पूछते हैं, कैसा लिख दूं, डिक्रीजिंग लिख दूं, इंक्रीजिंग लिख दूं, है। तो चलो मैं बता देता हूं, सबसे छोटी है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद है ऑक्सीजन और सबसे बड़ी है नियॉन, ठीक है। दिस इज करेक्ट ऑर्डर, है ना। मतलब फ्लोरीन भी नाइट्रोजन से बड़ा है, फ्लोरीन भी नाइट्रोजन से बड़ा है, ठीक। फ्लोरीन की जो है 72 एंगस्ट्रॉम है, नाइट्रोजन की 70 एंगस्ट्रॉम है, ऑक्सीजन की 74 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ये क्या गड़बड़ हो गई, है ना, ऐसा क्यों हुआ, तो इसका सिंपल सा रीजन है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, 2s2 2p3। फ्लोरीन का है 2s2 2p5, 2p5, और ऑक्सीजन का है 2s2 2p4। और नियॉन के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें तो वैन डर वाल रेडियस है, उसमें तो वैन डर वाल रेडियस है, तो उसकी थोड़ी ना बात करना है। बात तो हमें इन तीनों की करना है कि होना क्या चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी और ऑक्सीजन से कम फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, ठीक है। बिल्कुल नहीं नोट्स लीक करना, बिल्कुल नहीं बताना किसी को भैया,
है ना, अपनी सीट दूसरे को दे दोगे, फिर वो नौकरी करके आपके घर पैसे नहीं भिजवाएगा कि ले तूने मेरे लिए समर्पण करा था तो मेरी पर मंथ पेमेंट में से 50% तू रख ले, है ना। इतनी पक्की दोस्ती कहीं नहीं होती दुनिया में, याद रखना। ठीक, तो सबको अपना अपना देखना है भैया, अपना बस टारगेट हो, अपना कैरियर, अपनी फैमिली। तो यहां गड़बड़ क्या हुई, तो इसका एक अलग से हटके एक्सप्लेनेशन होता है कि यहां पे नाइट्रोजन में P3 है, ठीक, हाफ फिल्ड है, पी सब शेल कैसी है, हाफ फिल्ड है। लेकिन जैसी P4 या P5 होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी क्या होने लगता है, रिपल्शन होने लगता है। P के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने लगता है, रिपल्शन होने लगता है। और P के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन यदि होने लगेगा तो वो न्यूक्लियस से थोड़े से दूर हो जाते हैं, इसलिए रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब आप कहोगे कि यदि ऐसा है तो सबसे ज्यादा रिपल्शन तो P5 में होना चाहिए था, P4 के कंपेयर में, है ना। तो P5 में ज्यादा होना चाहिए था, तो फ्लोरीन को ऑक्सीजन से बड़ा होना चाहिए था, बिल्कुल सही है। P5 में ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए था, लेकिन सोचो कि फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना। तो उसमें भले ही P5 हो, लेकिन चूंकि उसमें 9 प्रोटॉन है जबकि ऑक्सीजन में 8 है, तो वो 9 प्रोटॉन क्या करते हैं, फोर्सफुली खींचने लगते हैं। इसलिए फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में थोड़ा सा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। समझ गए बात को। तो इसका पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये ऑर्डर अच्छे से मालूम होना चाहिए जरा, ठीक। बताना नहीं किसी को, ऐसा होता है, मजे ले लेना किसी के भी। कोई से भी पूछना कि यार लेफ्ट टू राइट क्या होती है रेडियस, बड़े जोश में बोलेगा कि डिक्रीज होती जाती है, कहना हाँ ठीक है, लिखो जरा सेकंड पीरियड का, वो फट से उठा के ये वाला लिखेंगे। ऐसा नहीं होता है, होता ऐसा है, ठीक। नोट कीजिए जरा जल्दी से। एक क्वेश्चन और बताऊंगा एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन है, राइट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन सेकंड पीरियड। राइट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन सेकंड पीरियड। हुआ? बड़े सर एक डाउट था जी भाई साहब, क्या डाउट? सर, जो नाइट्रोजन की पी सबशेल है सर, वो हाफ फिल्ड है, तो सर वो स्टेबल होगी ना सर, एक्स्ट्रा स्टेबल? हाँ बिल्कुल होगी, ठीक है ना। स्टेबिलिटी का इफेक्ट पड़ेगा अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसका नाम रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी। यस सर। ठीक है, वहां पे ये पॉइंट आएगा। चलो भाई, उम्मीद करता हूं सभी का हो गया। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए। राइट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन 13th ग्रुप। सोच के पूछा गया क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन 13th ग्रुप। अब ये क्या बात हुई है? 13 ग्रुप मतलब बोरान फैमिली, है ना। 13 ग्रुप मतलब बोरान फैमिली, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब कोई सा भी ग्रुप हो, हमने तो लिखा हुआ है कि टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होती है, ठीक है। तो किसी भी ग्रुप में यदि आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस को क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। और रेडियस यदि इंक्रीज होना चाहिए तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब स्टडी की गई, आगे डिस्कशन किया गया, पता करा गया कि भैया क्या है कहानी, तो वहां पर पता पड़ा कि
ऐसा होता है, ठीक है। ग्रेटर और नियरली इक्वल टू कर देता हूं, ऐसा। ये क्या गड़बड़ हो गई? एल्यूमिनियम की बोरान से बड़ी है, होनी ही थी, लेकिन अचानक गैलियम की जो है वो एल्यूमिनियम से कम हो गई, ठीक। फिर इंडियम की थोड़ी सी बड़ी, 167 पिकोमीटर, 167 पिकोमीटर, और थैलियम की है 170 पिकोमीटर। ऑलमोस्ट, पिकोमीटर भी मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट सेम हो गई दोनों की, लगभग लगभग कैसी हो गई? बराबर हो गई। ऐसा कैसे हो गया यार? थैलियम की तो काफी बड़ी होनी चाहिए थी। तो जब स्टडी की गई तो पता पड़ा कि इन गैलियम इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 3D सबशेल। गैलियम में इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करते हैं? 3D सबशेल। एंड इन थैलियम इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू 4F सबशेल। और आज जब आप पधारे थे तो आते से मैंने आपसे कहा था कि यार स्क्रीनिंग इफेक्ट में कंसेप्ट मिसिंग हो गया, जरा नोट्स में लिख लो उसको। और क्या लिखवाया था मैंने? पढ़ना जरा, क्या लिखवाया था? और 4F की जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम आता है सर। जी, 3D और 4F के स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस होते हैं। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट लेस होंगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। इसीलिए गैलियम और थैलियम की रेडियस क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं देन एक्सपेक्टेड वैल्यूज। आया मजा? ठीक, कितना प्यारा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। इन 30 जी सर जो इंडियम का सर ये इसमें भी जो सर 3D में एंटर करेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सर, हाँ। सर फिर उसमें ऐसा नहीं होता क्या सर? अरे यार शेल कितनी बड़ी हो गई बेटा। यस सर। पीरियड भी तो बहुत लंबा हो गया उसका, कौन से पीरियड में चला गया ये भी तो सोचो, है ना। यस लिखें इन 13th ग्रुप, in 13th group the radius of gallium, the radius of gallium is less than aluminium. The radius of gallium is less than aluminium, and the radius of thallium, is nearly equal to indium because in gallium and thallium, electrons enter into 3D and 4F subshell respectively. 3D and 4F subshell respectively, having minimum screening effect. Having minimum screening effect.